सभी छात्रों को नमस्कार। छात्रों, आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसके लिए हमने एक पेपर लेके आए हैं जिसके आने की संभावनाएं हैं। मॉडल पेपर है, इसको आप याद कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान कक्षा 8 का मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। आंसर होगा थ्रेशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 2, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। आंसर होगा मेलामाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। आंसर होगा पेंसिल लेड। अगला प्रश्न, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। आंसर होगा कोलतार से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान, आंसर होगा कम हो जाता है। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं। आंसर होगा कंपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में भूकंप आया वह क्षेत्र था। आंसर होगा गुजरात के भुज में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। दूसरा, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगला है, कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अगला है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज स्थानिक प्रजाति कहलाती है। अगला है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, फलीदार लेग्नुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला है, उस धातु का नाम बताइए या लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो वो आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला है, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा काला सोना। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आप क्या आशय है? तो आंसर होगा प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने बनी युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो हाइड्रा और यीस्ट में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, कॉलम फर्स्ट व कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए। पहला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम, यीस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण में, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया और वायु द्वारा संचरण खसरा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, खाद्य पदार्थों का संलयन करने हेतु प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। तो विद्यार्थियों आंसर होगा यह हल्का होता है, यह प्रबल होता है, प्लास्टिक खाने के साथ क्रिया नहीं करता, यह चिरस्थायी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो आंसर होगा वे आज भी भोजन संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ की छाल, जंतुओं की खाल आदि से बने वस्त्र पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? तो आंसर होगा खेती के लिए भूमि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, दावानल, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के कारक है। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं, यही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। विश्व उष्णन, भूमि के उपजाऊपन में कमी आदि से जीवन का संकट उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो नाम लिखिए। तो आंसर होगा जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, मुकुलन। पहला, ऐसा जनन जिसमें जनन में एक
या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। इसकी दो विधियां हैं, मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन और द्विखंडन, मुकुलन का उदाहरण हो गया हाइड्रा और द्विखंडन हो गया ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है, अमीबा। अगला है प्रश्न संख्या 8, व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो आंसर होगा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ संपर्क बिंदुओं की उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक, सितार और बांसुरी। ढोलक वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सितार वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वो है तनित तार। और तीसरा है बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वो है वायु स्तंभ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने के पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव के समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल तक की भी हानि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। तो आंसर होगा क्योंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। जब हम अपने हाथ से एक आवेशित वस्तु को स्पर्श करते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार आवेशित वस्तु का आवेश खो देती है। अगला क्वेश्चन है तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तो तारामंडल तारों के उन समूह को जो पहचानने योग्य आकृतियाँ बनाते हैं तारामंडल कहते हैं। दो तारामंडलों के नाम है सप्तर्षि और ओरायन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, CFC का पूरा नाम लिखिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख कीजिए। तो CFC का पूरा नाम है विद्यार्थियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। CFC के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है, जिससे ओजोन का अपक्षय होता है। ओजोन के अपक्षय से पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती हैं तथा त्वचा कैंसर हो जाता है। अब विद्यार्थियों नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र बताइए, चित्र बनाइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी हमने बना लिया है नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदता था, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो आंसर होगा विद्यार्थियों राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और अंदर हवा नहीं जाने देते, जिससे पसीना आने से कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, जबकि सूती कपड़ा पहनने से हवा अंदर बाहर होती है और पसीना सूख जाता है। निम्नलिखित के कारण लिखिए। पहला है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। आंसर होगा कॉपर जिंक के अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातुएं अधिक सक्रिय धातुएं अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिकों के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती हैं, लेकिन कम सक्रिय धातु अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय धातु को उनके यौगिक में विस्थापित नहीं करती, अतः कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता। अगला है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं। ये धातुएं ऑक्सीजन तथा जल के साथ अत्यंत तीव्र क्रिया करती हैं। अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये धातु या मिट्टी के तेल में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो आंसर होगा मृत वनस्पति से कोयला निम्न प्रकार बनता है। मिट्टी के जमा होने और उनका तापमान बढ़ने से वे संकुचित हो जाए और गहरे डूब जाए। उच्च तापमान और दबाव के कारण धीरे धीरे मृत वनस्पति कोयले में बदल गई और इस प्रक्रम को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रम को होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर होगा किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। दो सतहों के बीच किसी भी तेली या चिकनी तरतु को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है।
किन्हीं दो सतहों के बीच अगर हवा की एक परत हो तो भी उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को खुरदरा करने पर, द्रव्यमान का मान बढ़ाने पर और ग्रीस तेल को हटा दे। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19, विद्युत साधित्रों को कभी भी गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आंसर होगा विद्युत धारा हमारा शरीर एक अच्छा सुचालक है। फर्श पर हम खड़े हैं और किसी भी यंत्र को छूते हैं तो हमारा उससे होकर ज़मीन में स्थानांतरित हो जाती हैं। जब भी हम किसी यंत्र को छूते हैं और पानी और हमारा शरीर दोनों सुचालक का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर में से प्रवाह करेगी और झटका लगने का खतरा रहता है। इसलिए विद्युत साधित्रों को गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल को पहनकर साधित्रों को छुए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या त्वरित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। घर के भीतर त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती हैं। त्वरित संचार के समय हमें इनसे छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन या बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए त्वरित संचार के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है तारे व ग्रह में अंतर बताइए। तो आंसर होगा विद्यार्थियों, ग्रह उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे आकाशगंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास अपना नहीं होता है, वे इस प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारों पर निर्भर करते हैं। वहीं तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न अथाह ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न प्रकाश को से प्रकाशित होते हैं। ग्रह का आकार तारों की तुलना से काफ़ी कम होता है, वहीं तारे ग्रहों के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं, जबकि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं और ये प्रायः गैसीय अवस्था या प्लाज्मा के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य व उर्वरक में क्या अंतर है। पहला है अर्थ के आधार पर खाद्य एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे सड़ने वाले पौधे और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है, जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे इसकी उर्वरता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। तैयारी में खेतों में तैयार किया जाता है, कारखानों में तैयार किया जाता है। धारण यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती हैं, यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। पोषक तत्वों के आधार पर पौधों के पोषक तत्वों में तुलनात्मक रूप से कम समृद्ध हैं, पौधों के पोषक तत्वों में भरपूर होता है। अवशोषण धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है और पौधों द्वारा जल्दी अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो आंसर होगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं विद्यार्थियों। अगला है मानव कंठ का चित्र बनाकर इसके कार्य की शब्दों में व्याख्या कीजिए। इस प्रकार करना है विद्यार्थियों। इसी के साथ विद्यार्थियों आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।